हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज आपका टॉपिक है वायुदाब एवं पवन संचार। वायुदाब को पढ़ेंगे और पवन संचार। तो यदि आपको क्लासें यूजफुल लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और आपको सारे टॉपिक्स की क्लास इसी तरह मिलेंगी और जल्दी ही अपन डिटेल्ड क्लास भी लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। आपको हर टॉपिक का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पे, प्लस उसके साथ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आपको आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वायुदाब एवं पवन संचार। इसका पहला क्वेश्चन है, वायु अपवाह से अभिप्राय है, यानी वायु अपवाह क्या है। देखो, वायु अपवाह की यदि बात करें तो वायु जो है वायु या पवन का संचार है वो वायुदाब पर निर्भर करता है। यानी कि जहाँ वायुदाब अधिक है वहाँ और एक जगह वायुदाब कम है तो पवन का संचार जो होता है अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर होता है। हमको इसमें यही देखना है कि वायु अपवाह क्या है। पहला है ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर वायु की क्षैतिजीय गति, ठीक है। अगला है ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु राशि की क्षैतिज स्थिति। चक्रवात के केंद्र की ओर वायु का चक्रीय अंतर्वाह। और ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति करना, ये वायु अपवाह की बात कर रहा है। यानी कि जो वायु है उसका ऊर्ध्वाधर संचरण होगा, संवहन जिसे कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर संचरण की बात कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर संचरण कहाँ पे होगा? देखो, पहले में ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर बात कर रहा है, अगले में भी ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर बात कर रहा है, अगले में चक्रवात के केंद्र की ओर वायु का चक्रीय अंतर्वाह और ढाल के सहारे। तो ढाल के सहारे की बात कर रहा है कि ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी के नीचे की ओर गति करना, ठीक है। ये है आपका वायु अपवाह। इसे अपन जो ये बता रहा है कि ढाल के सहारे ठंडी वायु का पर्वत शिखर से नीचे घाटी में गति करना, इसे अपन पर्वत समीर भी कहते हैं। पर्वत समीर आगे अपन पढ़ेंगे, पर्वत समीर, घाटी समीर, ठीक है, स्थल समीर, जल समीर, इनमें आपको ये चीज़ें हम कवर करवाएंगे। तो पहले वायु अपवाह से अभिप्राय क्या है? ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। देखो, वायुदाब पेटियों के बारे में यदि बात करेंगे तो पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां मिलती हैं। पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां मिलती हैं। जैसे देखो, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। और ये है आपकी विषुवत रेखा, और इसे अपन बना लेंगे 5 डिग्री से 5 डिग्री, ठीक है। ये आपकी विषुवतीय न्यूनदाब पेटी है, विषुवतीय न्यूनदाब पेटी। विषुवतीय न्यूनदाब पेटी, ठीक है। इसके ऊपर यदि बात करें 30 से 35, डिग्री से 35 डिग्री, यह है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इसके ऊपर यदि बात करें 60 से 65 डिग्री पे, ये है आपकी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, न्यून वायुदाब। इसके ऊपर बात करते हैं, ये है आपकी 85 से 90 डिग्री, 85 से
90 डिग्री। ये है आपकी ध्रुवीय वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ठीक है। ये हो गई आपकी 4 वायुदाब पेटी। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक ये है आपकी विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी है, ठीक है। इसके ऊपर यदि उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। उसके उत्तर में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी है। और उत्तर में या उत्तरी ध्रुव पर 85 डिग्री से 90 डिग्री तक ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। सेम इधर 3 ऊपर हो गई विषुवत वायुदाब के, 3 नीचे, ऐसे ही ये 7 उच्च वायुदाब पेटी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कौन सी है आपकी, ये निर्माण तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा देखो इसमें से 3 जो पेटियां हैं, 3 जो पेटियां हैं, विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। विषुवतीय न्यून दाब, ध्रुवीय उच्च उत्तरी अक्षांश वाली और ध्रुवीय उच्च दक्षिणी अक्षांश वाली, ठीक है। ये जो 3 पेटियां हैं ये हैं गतिजन्य पेटियां। गतिजन्य पेटियां, सॉरी तापजन्य, एक सेकंड, ये है तापजन्य। तापजन्य में है आपकी पहली तो है विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न दाब वाली, एक है ध्रुवीय उच्च दाब वाली, दोनों यानी कि उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ। 3 हो गई तापजन्य, विषुवत रेखीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब। उच्च दाब की दोनों नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी ध्रुव वाली और दक्षिण ध्रुव वाली, ये दोनों तो हैं तापजन्य वायुदाब पेटियां। इनके अलावा ये कितनी है, 3। इनके अलावा 4 जो पेटी हैं वो हैं गतिजन्य। यानी कि तापजन्य का निर्माण तो होता है तापमान के कारण और गतिजन्य का निर्माण होता है पृथ्वी की गति के कारण। तो इसमें कौन कौन सी हैं देखो, उपोष्ण उच्च दाब, नॉर्थ और साउथ दोनों, ठीक है। और दूसरी है उपध्रुवीय निम्न, ये भी नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये 4 हैं और ऊपर वाली 3 हैं, यानी गतिजन्य जो हैं वो 4 हैं, उपोष्ण उच्च दाब दोनों यानी नॉर्थ और साउथ वाली, और उपध्रुवीय निम्न दाब नॉर्थ और साउथ वाली दोनों। ऐसे ही तापजन्य 3 हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब वाली नॉर्थ और साउथ दोनों। अब देखते हैं इस पेटी के निर्माण में हमको गलत कथन छांटना है। इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सी वाली के में, उपोष्ण उच्च दाब। तो तापजन्य में है क्या उपोष्ण उच्च दाब, नहीं है, तो ये सही है, यानी कि तापमान भूमिका निभा रहा है। एक सेकंड, इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उपोष्ण उच्च दाब वाली में, तो ये गलत है, क्योंकि ये किस प्रकार की है, यानी तापजन्य पेटी की बात कर रहा है। और तापजन्य 2 पेटियां हैं, 3 पेटियां हैं विषुवत रेखीय और ध्रुवीय उच्च दाब वाली 3 पेटियां हैं तापजन्य हैं, और ये बात कर रहा है उपोष्ण उच्च दाब की, जो कि गतिजन्य वायुदाब पेटी है, ठीक है। अगला है इन पेटियों के ऊपर उच्च तल में न्यून वायुदाब विकसित होता है। इन पेटियों के ऊपर उच्च तल में देखो यहाँ पे निम्न दाब भी हो सकता है और हाँ उच्च तल में न्यून वायुदाब विकसित होता है, ठीक है। अगला है ये गतिजन्य वायुदाब पेटी है। उपोष्ण उच्च वायुदाब जो है ये गतिजन्य है, ये सही है और ये सही है। अगला है इन्हें अस्वक्षांश भी कहते हैं। देखो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वो बिल्कुल शांत क्षेत्र है, ठीक है, उनको अस्वक्षांश कहते हैं।
अश्वक्षांश इसलिए कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि कभी प्राचीन काल में यहाँ होकर जहाज जब निकलते थे, पानी के जहाज यानी कि नाव होती थी उस टाइम पे, जो पतवार द्वारा चलती थी, वो जब निकलती थी तो यहाँ पे क्या है कि उच्च वायुदाब है, ठीक है, उच्च वायुदाब है तो पवन बिल्कुल शांत होती थी, यहाँ पे पवन का अवतलन होता है, पवन बिल्कुल शांत होती थी, तो वो जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे, ठीक है। उनमें जैसे अश्वक्षांश कह रहा है घोड़े भरकर जा रहे हैं उन जहाज़ों में, और उन जहाज़ों में जो पतवार लगी हुई है वो काम नहीं करती, क्योंकि हवा से चलते थे, वो हवा से पतवार काम करती थी, और वो पतवार काम नहीं कर रही, यानी कि हवा नहीं चल रही है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, जो घोड़ों को ले जाकर जहाज जाते थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो नाविक होते थे वो घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, और तब उनका वजन कम हो जाता था तो नाव आगे बढ़ती थी, इसलिए इन अक्षांशों को कहा जाता है अश्वक्षांश। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। इस पेटी का निर्माण तापमान महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पृथ्वी की, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? सहारा मरुस्थल में से कौन सी पवन चलती है? देखो हबू पवन जो है वो सहारा मरुस्थल की पवन है आपकी। ये बोरा जो है ये एड्रियाटिक तट पर चलती है, एड्रियाटिक तट भूमध्य सागर में जो है। फोन जो है रोन घाटी में चलती है, और वर्ग वर्ग पुरगा ये जो है ठंडी पवनें हैं। वर्ग जो है ये चलती है आपकी फ्रांस, ठीक है। तो हबूब जो है ये चलती है आपकी सहारा मरुस्थल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा नहीं है? अभी हमने बात की थी एड्रियाटिक तट के बारे में, तो एड्रियाटिक तट पे कौन सी पवन चल रही थी? बोरा। बोरा एड्रियाटिक तट पे चलती है। एक सेकंड, देखो सिराको जो पवन है ये इटली में चलती है। इसको हम रक्त वर्षा वाली पवन भी, वो सॉरी हाँ रक्त वर्षा वाली पवन भी कहते हैं, इटली में चलती है ये। हरमट्टान जो है ये सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है, इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। और फोन जो है ये रोन घाटी यूरोप में चलती है। और बोरा जो है कहाँ पे चलती है? एड्रियाटिक तट पे। अगला है, भारत पर जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर किस ऊंचाई की श्रेणी में बहती है? जेट स्ट्रीम, देखो जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने लास्ट क्लासों में आपको बताया है कि जेट स्ट्रीम क्या है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, यानी कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज हवा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज हवा है, उसको अपन कहते हैं पछुआ पवन है। और क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर चल रही हैं, तो क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा या ऊंचाई में हमने बताई थी 13 किलोमीटर, ठीक है। 8 से 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई थी क्षोभमंडल की, और उसी के आसपास चलती है आपकी जेट स्ट्रीम। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है आपका 9 से 13 किलोमीटर, क्योंकि ये क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर चल रही है। और ऑप्शन में देखेंगे तो 13 किलोमीटर किस में है? ऑप्शन बी में ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। अगला है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या किस मास में सबसे ज्यादा पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी में चक्रवात होते हैं वो अक्टूबर माह में सर्वाधिक मिलती है, अक्टूबर माह में सर्वाधिक मिलती है। क्योंकि देखो अक्टूबर माह में यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है हिंद महासागर का पार्ट है, आपने देखा होगा भारत के नीचे इस तरह से ये वाला जो पार्ट है भारत का, ये तो है आपका अरब सागर, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे है देखो अक्टूबर में क्या होता है, यहाँ पे उच्च वायुदाब विकसित होता है बंगाल की खाड़ी में, हाई प्रेशर।
विकसित होता है बंगाल की खाड़ी में। तो अक्टूबर माह में ही चक्रवातों की संख्या सर्वाधिक होती है बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रोशवी तरंग का निर्माण होता है? जो जेट स्ट्रीम के बारे में अभी हमने बात की थी कि क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूरब की ओर जो तेज हवाएं चलती हैं उनको जेट स्ट्रीम कहते हैं, और उनमें रोश तरंगों का निर्माण होता है। उसकी अवस्थाएं होती हैं जेट स्ट्रीम की, तो उसकी द्वितीय अवस्था में, जेट स्ट्रीम की द्वितीय अवस्था में निर्माण होता है किसका? रोशवी तरंगों का। ठीक है, ये अवस्थाएं हैं जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाइए। वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, देखो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की बात कर रहा है तो भूमध्य रेखा वाली कौन सी है? पहली विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखा पे विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी है। उसके बाद यदि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उसके बाद यदि जाएंगे तो मिलेगी आपको उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, और अगली है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये विषुवत रेखा से दोनों तरफ जाएंगे, यानी उत्तर में जाएंगे तब भी और दक्षिण में जाएंगे तब भी ये ही आपको पवन पेटियां या वायुदाब पेटियां देखने को मिलेंगी। तो अब देखो इसमें से कौन सा क्रम आपको सही है? विषुवत रेखीय, उपोष्ण उच्च, ध्रुवीय उच्च। ध्रुवीय उच्च नहीं आएगा, पहले उपध्रुवीय न्यून आएगा। भूमध्य रेखीय न्यून, उपध्रुवीय न्यून, पहले उपोष्ण उच्च आएगा, ये भी नहीं है। भूमध्य रेखीय न्यून, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय न्यून और ध्रुवीय उच्च, ये आपका सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति होती है। देखो हम जो पवनें हैं, तीन प्रकार की पवनें पढ़ेंगे जो कि वैश्विक पवनें कहलाती हैं। पहली है व्यापारिक पवनें, दूसरी है पछुआ पवनें, और तीसरी है ध्रुवीय पवनें। ये कहलाती हैं आपकी वैश्विक पवनें। ये ग्लोब पर या पृथ्वी पर दोनों तरफ चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो और दोनों गोलार्धों में इनकी दिशा अलग अलग होती है दिशा, लेकिन जो व्यापारिक पवनें हैं, सॉरी पछुआ पवनें हैं, इनकी दक्षिणी गोलार्ध में गति ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भागों पर ज्यादा होती है, क्योंकि महाद्वीपों पे तो क्या होता है कि अवरोध होते हैं, यानी घर्षण बल लगता है, घर्षण बल प्रभावित करता है, लेकिन महासागरों पर घर्षण बल कार्य नहीं करता, इसलिए वहां पर ये तेज बहती हैं या तेज आवाज करती हुई बहती हैं। वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर। तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर इनकी गति सर्वाधिक होती है पछुआ पवनों की, जिस पर अपन आगे पढ़ेंगे कि प्रचंड 50, चीखता 60। ठीक है, तो ये आपके दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर चलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको देखना है कौन सा सही नहीं है। चिनूक पतझड़ में चलती है। देखो चिनूक जो पवन है ये वसंत में चलती है, वसंत में सर्वाधिक सक्रिय होती है। बोरा सर्दियों में चलती है, फोन बसंत में चलती है, गिबली ये भी गर्मियों में चलती है। लीबिया में इस जो आपने अभी सिराको पढ़ी थी
उसका ही अलग अलग नाम है ये गिबली, जिसको हम लीबिया में गिबली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चिनोक बसंत में नहीं पतझड़ में चलती है। अश्वक्षांश स्थित है। अश्वक्षांश के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी जहाँ पे स्थित है वहाँ पे वायु का आपतन होता है, यानी कि वायु नीचे उतरती है और वहाँ पे उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि जब नावों से घोड़े ले जाए जाते थे या माल को ले जाया जाता था तो उसमें घोड़े रहते थे, और अश्वक्षांश यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के मध्य जब जहाज वहाँ पे रुक जाते थे, क्योंकि हवा वहाँ पे इतनी नहीं चलती है, तो वो घोड़ों को नीचे फेंकते थे जल पानी में, समुद्र में, तो नाव आगे बढ़ती थी। इसलिए उस जगह को कहते हैं अपन अश्व अक्षांश, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो अश्व अक्षांश कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है ये, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पे पाई जाती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में है आपका 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डोलड्रम पेटी है। देखो डोलड्रम पेटी जो है ये विषुवत रेखा पर पाई जाती है। विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पवनों का उतना संचार नहीं है, शांत पवन पाई जाती है, इसलिए इसको शांत पेटी भी कहते हैं। यहाँ पे पवनें बिल्कुल धीमे चलती हैं या चलती ही नहीं है, इसलिए इसको अपन शांत पेटी भी कहते हैं। और ये चीजें कहाँ पे है? विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी के ऊपर। अब देखते हैं डोलड्रम पेटी उपोष्ण उच्च वायुदाब पे है क्या? जी नहीं। ध्रुवीय उच्च दाब पे है? जी नहीं। भूमध्य रेखीय न्यून दाब पे है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी में है भूमध्य रेखीय न्यून दाब, जिसको अपन विषुवत रेखा, डोलड्रम जो है विषुवत रेखा पर मिलती है, 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ पे स्थित है। इसको अपन शांत पेटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पवनें जो हैं बिल्कुल धीमे आवाज नहीं करती, मतलब शांत होकर बहती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें जिस दिशा में चलती हैं। अब देखो तीनों पवनों की हम बात कर लेते हैं। यह है आपकी विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। इसके ऊपर है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, इसके ऊपर है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और इसके ऊपर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। सेम नीचे है। इस तरह से। अब देखो बात करते हैं इनके कि ये तो है 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऊपर वाली जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ। ऊपर वाली जो है 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ। ऊपर वाली जो है 85 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ। अब नीचे वाली की यदि बात करें, ये भी 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ। नीचे वाली है 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली है 85 डिग्री से 90 डिग्री, सॉरी ये साउथ है, साउथ साउथ और डिग्री साउथ।
ठीक है, इस प्रकार से हैं ये आपकी वायुदाब पेटियां। इधर आप नाम भी लिख सकते हैं। देखो ये है विषुवत रेखीय निम्न, निम्न, ये आपकी उपोष्ण उच्च, ये है उपध्रुवीय न्यून, और ये आपकी ध्रुवीय उच्च। सेम ऊपर है उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न, और ध्रुवीय उच्च। इस प्रकार से है आपकी वायुदाब पेटी। अब इनमें पवनों का संचार कैसे होता है वो देखो। इस तरह से चलता है आपका पवन संचार। देखो ये पछुआ पवन है, ये है आपकी व्यापारिक पवन, ठीक है, व्यापारिक पवन है। ये है आपके ऊपर पछुआ पवन है, और ये सॉरी ये भी व्यापारिक ही है। ये है आपकी पछुआ पवन है, और ये है आपकी ध्रुवीय पवन है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये पछुआ और ये ध्रुवीय। इस प्रकार से आपका ये वैश्विक पवनों का संचरण है। तो आप देखिए किसकी बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा, ठीक है। अब इन ध्रुवीय पवनें कौन सी हैं, ऊपर वाली जो कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चल रही हैं। अब इनकी दिशा देख लो, इस प्रकार से ये चलती हैं। तो दिशा हो गई उत्तर, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में देखो उत्तर पूर्व, हाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये सारी पवनों का मैंने आपको बता दिया है, तीनों पवनों का वितरण या और इनकी दिशा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां हैं। मैंने वायुदाब पेटियों के बारे में आपको बताया है कि वायुदाब पेटियां दो प्रकार की हैं, तापजन्य और गतिजन्य। गतिजन्य देखो, तापजन्य तो हैं 3 और गतिजन्य हैं 4। तापजन्य कौन कौन सी है, एक तो विषुवत निम्न है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, और दूसरी है
ध्रुवीय उच्च दाब, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तापजन्य दो पेटी हैं, विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दो हैं, नॉर्थ वाली और साउथ वाली। ऐसे ही गतिजन्य पेटी तीन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, नॉर्थ साउथ, और दूसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। ये भी दोनों नॉर्थ साउथ में हैं। ठीक है, ये भी दो, ये दो हैं और वो एक और दो हैं, तीन। अब पूछता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी किस प्रकार की है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी किस प्रकार की है, गतिजन्य है। तो गतिजन्य आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, अभी मैंने आपको पूरी सारी पवनों के बारे में बताया था, देखो एक बार देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की बात कर रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध ये है और पछुआ पवनें ये वाली हैं। तो देखो किस प्रकार चल रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चल रही हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। किस दिशा की ओर, तो दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है। देखो पछुआ पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से। देखो तीन पवनों की हम दिशा देख लेते हैं। पहली है व्यापारिक, ये चलती है व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ में। ठीक है, और इधर चलती है दक्षिण पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये है आपकी साउथ में। ठीक है, सेम होता है, सेम इसका क्या होता है, ध्रुवीय। देखो व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है सेम दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, किसकी, ध्रुवीय पवनों की। और पछुआ पवनों की यदि बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध में की बात करें तो चलती हैं ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, ये तो है नॉर्थ में। और साउथ की यदि बात करें तो साउथ में चलती हैं ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये है आपका साउथ। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है। एक बल होता है विक्षेपण बल, जो कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण पवन की दिशा में जो विक्षेप आता है, यानी कि मुड़ाव आता है, उसे अपन कहते हैं विक्षेपण बल। तो वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है, अधिकतम, अधिकतम ध्रुवों पे पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर सबसे धीमी गति से घूम रही है, तो वहाँ पे विक्षेप जो होता है कम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। न्यूनतम कहाँ होता है, वो होता है विषुवत रेखा पर, न्यूनतम विषुवत रेखा पर। अधिकतम ध्रुवों पर विक्षेपण बल। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर।
पृथ्वी के घूर्णन से होने वाले प्रक्षेपण बल को कहते हैं, घूर्णन से होने वाले प्रक्षेपण बल को कहते हैं अपन कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस एक बल है इसका जिसकी खोज जीजी कॉरियोलिस ने की थी। इसमें क्या होता है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे कहते हैं अपन कॉरियोलिस बल। और बाएं, आपका ऑप्शन होगा ए राइट आंसर। अगला है हेडली के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन। देखो पृथ्वी पर फिलहाल में 3 सेल माने गए हैं, हेडली, फेरल और पोलर। हेडली, फेरल और पोलर, लेकिन इनसे पहले एक ही सेल मानी गई थी, वो मानी गई थी फेरल सेल। एक ही विषुवत रेखा से और ध्रुवों तक एक ही सेल थी, वो थी फेरल हेडली सेल। अगला है कि हेडली के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडल परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि हेडली ने सिंगल सेल सर्कुलेशन में जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसका महत्वपूर्ण कारक क्या माना है। ऑप्शन देखते हैं, विषुवत रेखा पर धसाव, भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच तापमान अंतर, जेट धारा और पृथ्वी का घूर्णन। तो वो है देखो भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच तापमान का अंतर। देखो हेडली ने जो माना था, उन्होंने केवल इस तरह से एक ही सेल मानी थी। इन्होंने बोला था कि यहाँ पे निम्न दाब है विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर जो है वो है उच्च दाब। और पवनों का आपको पता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच तापमान का अंतर, क्योंकि देखो यहाँ पे तो है ठंड है इसलिए उच्च दाब है, और यहाँ पे सूर्य की किरण वर्ष वर्ष सीधी रहती है, तापमान अधिक है, तो यहाँ पे क्या है उच्च वायुदाब है, निम्न वायुदाब है। और पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे विषुवत रेखा तथा ध्रुव के बीच तापमान का जो अंतर है वो ही इन्होंने माना था कि पवन का जो सिंगल सेल सर्कुलेशन है, परिसंचरण है, वो संचालित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडली के सेल के क्षेत्र में आती है। देखो 3 प्रकार की सेल हैं। ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये हेडली, पोलर और फेरल और पोलर। ठीक है, 3 सेल हैं। देखो ये है आपकी हेडली सेल, इसको हम एक ही कर सकते हैं। ये है हेडली, सेल, ये फेरल सेल, ये है पोलर सेल, ये भी फेरल और पोलर। ठीक है, इस प्रकार 3 सेल हैं। तो इन्होंने पूछा है, देखो इस पोलर सेल में कौन सी पवनें चलती हैं और फेरल में कौन सी चलती हैं और पोलर में कौन सी चलती हैं। मैंने अभी आपको पवनों के बारे में बताया था कि कौन कौन सी पवनें कहाँ कहाँ पे चल रही हैं। तो यहाँ पे तो चलेंगी देखो व्यापारिक पवनें, यदि आपसे बात करता है कि हेडली सेल में कौन सी चलेंगी, तो वो चलेंगी व्यापारिक पवनें। फेरल सेल में चलेंगी
पछुआ पवनें, और पोलर में चलेंगी ध्रुवीय पवनें। सेम नीचे है पछुआ और ध्रुवीय। अब पूछ रहा है, देखो कौन सी पूछ रहा है, हेडली सेल में। तो हेडली सेल में कौन सी पवनें चल रही हैं? तो हेडली सेल में चल रही हैं आपकी व्यापारिक पवनें। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है? वायुमंडलीय जो दाब है उनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है वायुमंडल का दाब? देखो ऊंचाई। ऊंचाई के बारे में आपको पता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा। ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा, तो वायुदाब को प्रभावित कर रही है ऊंचाई, बिल्कुल कर रही है। तापमान, जहाँ कम तापमान होगा वहाँ वायुदाब अधिक होगा, और जहाँ अधिक तापमान होगा वायुदाब कम होगा, तो ये भी प्रभावित कर रहा है। वर्षा, वर्षा वायुदाब को प्रभावित कर सकती है क्या? तो वर्षा प्रभावित नहीं करती है। और जलवाष्प की उपस्थिति, तापमान से सीधा संबंध इसका ले सकते हैं कि जहाँ पे तापमान अधिक है वहाँ पे वाष्पीकरण या जलवाष्प अधिक होगी, तो ये भी दाब को प्रभावित कर सकती है। लेकिन वर्षा जो है ये वायु दाब को प्रभावित नहीं कर सकती। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो 3 सेल हैं, हेडली, पोलर और सेल। देखो हेडली, फेरल और पोलर, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ही है। तो हेडली सेल में चलती है कौन सी आपकी? व्यापारिक पवनें। फेरल में चलती है आपकी पछुआ पवनें, और पोलर में चलती हैं आपकी ध्रुवीय पवनें। तो देखो हेडली है, ये विषुवत रेखा के आसपास है, और विषुवत रेखा से हमको देखना है ध्रुवों की ओर। तो व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय हैं आपके ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। वह प्राकृतिक खंड जो संवहनी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। संवहनी वर्षा, देखो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक संवहनीय पवनें चलती हैं। संवहनी पवनों से मतलब ये है कि धरातल पर पवन जब गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होती है। धरातल पर पवन गर्म होती है तो फैलती है, और हल्की होती है तो ऊपर उठती है। हल्की होगी तो ऊपर उठेगी और उसकी जगह पे आएगी नीचे ठंडी हवा। तो ये एक सर्कुलेशन है संवहन, और इन संवहनी धाराओं के कारण ही यहाँ पे वर्षा होती है। विषुवत रेखा पर संवहनी संचलन सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होता है, और उसी से यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा की यदि बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। संवहनीय वर्षा देखो ये डेली यानी कि रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है यहाँ, ठीक है। वायु का सर्कुलेशन चलता रहता है, संवहन, और वहाँ पे बादल बनते हैं और बरसात होती है, क्योंकि जो गर्म पवन है वो ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो बरसात हो, बादल बनेंगे और बरसात होगी। अगला है, शांत पेटी जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी, मैंने शांत पेटी के बारे में भी आपको बताया था कि डोलड्रम पेटी जिसको अपन कह रहे थे, शांत पेटी जिसको कह रहे थे, और वो पाई जाती है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की ओर। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की ओर पाई जाती है आपकी शांत पेटी। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, इसी को अपन कहते हैं डोलड्रम। यहाँ पे क्या है, हवा धीमे चलती है, बिल्कुल शांत हवा चलती है, इसलिए इसको कहते हैं शांत पेटी। और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सी रेखा होगी इनमें से? भूमध्य रेखा। तो शांत पेटी कहाँ पे पाई जाती है? भूमध्य रेखा के आसपास या विषुवत रेखा के आसपास। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से दैनिक पवन तंत्र है। दैनिक पवन, देखो दैनिक पवन तंत्र में 2-3 पवनें आती हैं। एक तो है आपका स्थल समीर और जल समीर, ठीक है। दूसरा है आपका पर्वत समीर
और घाटी समीर। ठीक है, ये आती हैं आपकी किसमें, दैनिक पवन तंत्र में। देखो स्थल समीर और जल समीर क्या है, जब दिन के समय स्थलभाग गर्म हो जाएगा, स्थलभाग गर्म हो जाएगा तो तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, और जलीय भाग पर वायुदाब अधिक होगा क्योंकि वो ठंडा होगा, और पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो दिन के समय पवनें उच्च वायुदाब कहाँ पे है, जलीय भाग पर, निम्न वायुदाब स्थलीय भाग पर। तो पवनें जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलती हैं, उनको तो कहते हैं जलीय पवन। फिर रात के समय सेम स्थिति हो जाती है, रात के समय जो धरातल का तापमान है वो जलीय स्थान है उसके तापमान से भी कम हो जाता है। तो वायुदाब, उच्च वायुदाब हो गया कहाँ पे, धरातल पे, और निम्न वायुदाब हो गया जलीय भाग पे। तो रात्रि के समय पवनें स्थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं, और दिन के समय जल से स्थल भाग की ओर चलती हैं। ये आपका स्थल समीर या जल समीर। सेम कंडीशन होती है पर्वत समीर और घाटी समीर में। पर्वत समीर में पवनें पर्वत से घाटी की ओर चलती हैं, और रात के समय घाटी से समीर की ओर चलती हैं। वही उच्च दाब और निम्न दाब वाला यहाँ पे भी स्थिति है। तो दैनिक पवन तंत्र में कौन सा है इसमें से, देखो स्थल समीर और सागर समीर या जल समीर। मानसून पवनों की यदि बात करें तो मानसून वार्षिक होता है। इस मानसून की जो पवनें चलती हैं वो वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती रहती हैं, तो ये इसका दैनिक से कोई संबंध नहीं है। ध्रुवीय पवनों की यदि बात करें तो वैश्विक पवनों में आती हैं आपकी ध्रुवीय पवनें, जैसे हमने पढ़ा व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। चिनूक पवन की यदि बात करें तो चिनूक पवन रॉकीज पर्वत के पूर्वी पश्चिमी ढालों से पूर्वी ढालों की ओर चलती है, तो ये भी एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि स्थल समीर व सागर समीर किस प्रकार की पवन तंत्र का उदाहरण है, दैनिक पवन तंत्र का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कंजर्वेंस है ये, ठीक है। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। देखो ITCZ जो है ये विषुवत रेखा के आसपास, देखो निम्न वायुदाब सूर्य की सर्वाधिक किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर, और जहाँ पे सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं तो तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होगा। और ITCZ जो है ये एक अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दोनों का अभिसरण होता है, और इस क्षेत्र को अपन कहते हैं ITCZ, इंट्राट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। तो ये निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, कहाँ पे है ये, देखो व्यापारिक एवं पछुआ पवनों की पेटी के मध्य। मैंने व्यापारिक पछुआ पवनों के मध्य नहीं है, वहाँ पे तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। अगला है पछुआ और ध्रुवीय पवनों के मध्य, वहाँ पे उपध्रुवीय है। पछुआ और ध्रुवीय पवनों के मध्य ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में वहाँ पे उच्च वायुदाब पहले से ही है, यहाँ पे निम्न वायुदाब की बात कर रहा है। और भूमध्य रेखा पर जहाँ पे दोनों उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, वहाँ पे आपका विकसित होता है ITCZ यानी कि इंट्राट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन। तो भूमध्य रेखा पर है आपका ITCZ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है, तापीय विषुवत रेखा, देखो विषुवत रेखा तो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, लेकिन तापीय विषुवत रेखा की यदि बात करें तो तापीय विषुवत रेखा है 5 डिग्री उत्तर पर। हमने मानी है तापीय विषुवत रेखा 5 डिग्री उत्तर पर, क्योंकि 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तो क्या है कि बादल छाए रहते हैं, सूर्य का ताप उतना प्राप्त वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि उपोष्ण क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र हैं, वहाँ पे सूर्य का तापमान सर्वाधिक प्राप्त होता है, और इसी कारण इसको अपन तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। वो है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, यानी कि पवन मौसम के हिसाब से बदल जाएं, ठीक है, पवन मौसम के हिसाब से बदल जाएं, वो किस प्रकार की पवन प्रारूप का अभिलक्षण है, यानी उसका लक्षण है। देखो भूमध्य रेखीय जलवायु के हिसाब से पवनों का मौसमी उत्क्रमण होता है क्या, नहीं होता। भूमध्य सागरीय जलवायु में भी नहीं होता। मानसूनी जलवायु, देखो मानसूनी जलवायु की यदि बात करें तो मानसूनी पवनें जो होती है वो वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती हैं। जैसे आपके भारत की बात करते हैं तो भारत में
आपका मानसून प्रारंभ होता है जून जुलाई में, ठीक है। जून जुलाई में पवनें किधर से किधर चलती हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम से, भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं पवनें, ठीक है। ये इनकी मानसून की एक स्थिति है, जिसको अपन मानसून, प्रारंभिक मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। लेकिन ये 6-7 महीने बाद वापस मानसून का विवर्तन काल जो होता है, पहला है दक्षिण पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं मानसून पवनें, ठीक है। फिर 6 महीने बाद अगली बार चलती हैं ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है, यानी कि लौटता हुआ मानसून जिसको कहते हैं, आएगा मानसून तब तो आएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन जाएगा तो इसके विपरीत दिशा में जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किस में होता है, मानसूनी पवनों की, जो कि वर्ष में 2 बार इनका परिवर्तन होता है। मानसूनी पवनें वर्ष में 2 बार बदलती हैं, वर्ष में 2 बार परिवर्तन। तो इसका होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब के बारे में अपन ने बात की है कि वायुदाब, जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, और जहां पे तापमान अधिक होगा वह वायुदाब कम होगा। तो बात कर रहा है वायुदाब सबसे कम। सबसे कम वायुदाब का मतलब यह है कि तापमान अधिक होगा, ठीक है। और अधिक तापमान कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु किसमें है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। अगला है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्यों। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन या पछुआ पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्यों। देखो, मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थलाकृति हैं, ठीक है, स्थल भाग ज़्यादा है, तो पवनों पर घर्षण बल ज़्यादा काम करता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों पर घर्षण बल ज़्यादा काम करता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा महासागरीय भाग है, ठीक है, स्थल भाग कम है, महासागरीय भाग ज़्यादा है, इसलिए पवनों पर घर्षण बल कम काम करता है, इसलिए वे प्रचंड वेग से चलती हैं। अब देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, उत्तरी गोलार्ध में भूखंड कम नहीं ज़्यादा है। इसलिए ये गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूखंड अधिक है, इसीलिए तो घर्षण बल काम करेगा और उनकी गति कम होगी पवनों की। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल अधिक होता है। ऐसा नहीं है, दोनों गोलार्ध में कॉरियोलिस बल तो सेम है, क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। तो इसके दोनों ही गलत हैं। अधिक नहीं होता, समान होता है। और यहाँ पे देखें तो भूखंड कम नहीं है, कैसा है, ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध भूखंड का पहला सही है ये, ठीक है। मैं इसको उत्तरी गोलार्ध पढ़ गया था, तो पहला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध भूखंड कम है, ये सही है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल अधिक है, ये गलत है। तो पहला सही है, इसका ऑप्शन ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। भूखंड सर्वाधिक उत्तरी गोलार्ध में है और सबसे कम दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए वहां पे घर्षण बल अधिक काम करता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट, सागर तल पर वायुदाब होता है। सागर तल पर वायुदाब, देखो वायुदाब जो हम मापते हैं, यानी धरातल के वायुदाब की अगर बात करें तो वो सबसे कम समुद्र तल पर मापते हैं, यानी कि उसकी स्थायी एक तल माना है हमने, वो है समुद्र तल। जहाँ से ऊंचाई हम किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई मापते हैं, वो है आपका समुद्र तल। तो वायुमंडल सबसे कम जहाँ पे वायुदाब होता है वो होता है 113.25 मिलीबार।
देखो वायुदाब को हम मिलीबार में मापते हैं, और सबसे कम होता है, ये कई बार सीधा पूछा गया है कि सागर तल पर वायुदाब 113.25 मिलीबार होता है सागर तल पर वायुदाब। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थी आपकी पवन संचार और वायुदाब से संबंधित पहली क्लास। इसकी एक और क्लास अपन लेके आएंगे जिसमें अपन पवनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको क्लासें यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे क्लास को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।